दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वीबी न्यूज में। अभी बीते सोमवार की बात है जहां पर हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में इतनी ज्यादा उथल-पुथल हुई, इतना ज्यादा राजनीतिक घमासान मचा, जिसकी वजह से वहां की प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री जिन्होंने बांग्लादेश की इकोनॉमी को बूस्ट करने में, बांग्लादेश के हालातों को सुधारने के लिए जो महत्वपूर्ण कदम उठाए थे, उन सबको दरकिनार करते हुए उनको अपना देश छोड़ के हमारे देश भारत में आके शरण लेनी पड़ी। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि इस पूरे घटनाक्रम से पहले क्या-क्या हुआ, कैसे एक शब्द ने रज़ाकार रज़ाकार शब्द ने कैसे मजबूर कर दिया बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना ही देश छोड़ के दूसरे देशों में शरण लेने के लिए। ये कोई नई बात नहीं है। अभी हम लोगों ने पिछले कई वर्षों में हमारे पड़ोसियों के यहाँ पे इस तरह के राजनीतिक उथल-पुथल, तख्तापलट और इस तरह का आंदोलन, उग्र आंदोलन बहुत ही करीब से देखा है। पहले अफगानिस्तान में जब तालिबान ने टेक ओवर किया था, उसके बाद में श्रीलंका में, जहां आपको याद होगा किस तरह से वहां के प्रदर्शनकारी घुस गए थे, वहां किस तरह से प्रदर्शन हो रहे थे और वहां के भी राष्ट्रपति को, वहां की भी राजनीतिक पावर्स को वहां से भागना पड़ा था। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ बांग्लादेश की। बांग्लादेश में क्या हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई, बांग्लादेश के जन्म से लेकर शेख हसीना के बारे में, और बांग्लादेश में इससे पहले भी मिलिट्री शासन रहा है, क्या कारण थे उसके पीछे, और ये जो एक शब्द है रजाकार, और कैसे एक वो मुद्दा जिससे आज की डेट में भारत भी जूझ रहा है, भारत भी परेशान है, भारत के लोग परेशान हैं, लेकिन राजनीति है उसी के बल पे चल रही है तो लोग चला रहे हैं, और हम भी, आप भी इतना मजबूर हैं ये चलने देते हैं, क्योंकि जहां एक पक्ष को उस स्पेशल ट्रीटमेंट से जहां फायदा है, वहीं बाकी लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, और जब तकलीफ हद से गुजर जाती है तो कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिलते हैं। खैर, इसको जाने देते हैं, फिलहाल बात करते हैं बांग्लादेश में ये कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ। तो अब हम शुरुआत करते हैं भारत की आजादी से। पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान के बाद में जो जंग हुई, जिसके बाद बांग्लादेश आजाद हुआ, सबसे पहले जानते हैं कि इस जंग की जरूरत क्यों पड़ी और क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। शुरुआत करते हैं बांग्लादेश के जन्म से ही शुरुआत करते हैं। दरअसल जब हमारे देश का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में हमारे दो भागों में हमें बांट दिया गया, जिसमें एक भाग था, अंग्रेजों की ऐसी साजिश थी कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बनाया गया। पूर्वी पाकिस्तान में जितने भी लोग थे वो बंगाल के कल्चर्स को मानने वाले, बांग्ला भाषी, और जो आपके पश्चिमी पाकिस्तान, जो इस समय का पाकिस्तान है, वहां उर्दू भाषी लोग हुआ करते थे। जब उनका इस तरह का दबाव होता था कि आप सभी लोगों को भी वही कल्चर फॉलो करना पड़ेगा, वही लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी जिस तरह से पश्चिमी पाकिस्तान में लोग करते हैं। इस पे जाहिर सी बात है विरोध होना ही था, विद्रोह होना ही था। हुआ भी कुछ ऐसा ही। इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो शेख हसीना के फादर हैं, शेख मुजीबुर रहमान, उन्होंने निभाई सबसे बड़ी भूमिका, और इसी वजह से उनको बांग्लादेश का जनक और राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इस आंदोलन को राजनीतिक स्तर पे और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए मुक्ति वाहिनी का भी गठन किया, जिसके बाद में भारत ने उसमें सहयोग किया। मुक्ति वाहिनी को भारतीय आर्मी ने ट्रेंड किया, उनको बताया कि कैसे लड़ा जाएगा, बाकी सारी चीजें उन्होंने भारत से सीखी। सन 1971 में पाकिस्तान ने इस चीज के विरोध में आक्रमण किया, और जिसके बाद में ये इतिहास गवाह है, विश्व में ये इतिहास गवाह है कि किसी भी देश के इतने ज्यादा सैनिकों ने कहीं सरेंडर किया था तो ये पाकिस्तानी ही थे, जिन्होंने भारत की सेना के सामने सरेंडर किया था। 1971 में नए बांग्लादेश का जन्म होता है। दरअसल वहां पे भी दो तबके पाए गए, एक वो जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी के लिए कंधे से कंधा मिला के लड़ाई की, अपने जिस तरह से वो सहयोग दे सकते थे उस तरह से उन्होंने सहयोग दिया। लेकिन एक तबका वहां पे भी पाया जाता था जिसने जो उस समय का माहौल था, उसमें या तो वो साइलेंट रहे, नहीं तो उन्होंने किसी न किसी तरह से पाकिस्तान आर्मी का और पाकिस्तान के निजाम का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि वहां की व्यवस्था का
सपोर्ट किया, या तो वो शांत रहे, अन्यथा उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत का सहयोग कर दिया। इन्हीं लोगों को बाद में चल के नाम दिया गया रजाकार। रजाकार का वैसे तो मायने वॉलेंटियर भी होता है, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे बांग्लादेश बड़ा होता गया, क्योंकि 1971 में जन्म हुआ, और उसके बाद में जैसे जैसे परिवर्तन आता गया, जैसे जैसे बड़ा होता गया बांग्लादेश, वैसे वैसे ये रजाकार कब गद्दार में बदल गए, कब उन्हें गद्दार कहा जाने लगा, उसके पीछे भी कारण था। क्योंकि वहां के लोग, वहां की आवाम को उन लोगों के साथ में उतनी सहानुभूति थी नहीं। क्यों? क्योंकि आजादी की लड़ाई में उन्होंने वो नहीं किया जो उनसे उम्मीद थी। अब मैं आपको आगे ये सारी कड़ियां आपस में जुड़ने वाली हैं। ये शब्द रजाकार, ये मुक्ति वाहिनी, ये मुजीबुर रहमान, शेख हसीना, और क्या, कब, कैसे हुआ, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। हमारे साथ में बस बने रहिएगा तो आपको एक एक लफ्ज का मायने समझ में आ जाएगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये कहाँ तक पहुंचा, और ये जो एक चिंगारी ने पूरा बांग्लादेश जला डाला, वो कितनी छोटी सी बात है। एक छोटे से शब्द ने जो ताबूत में आखिरी कील का काम किया, वो यही रजाकार था। मैं आपको आगे बताने वाला हूं। बात है सन 1975 की। 15 अगस्त 1975 को एक ऐसी दुखद घटना हुई। देखिए, दरअसल यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको शेख हसीना के बारे में भी बताया जाए, और वहां के राजनीतिक परिवेश किस किस तरह से बदलता रहा, उससे भी आपको अवगत कराया जाए। तो वापस आते हैं 15 अगस्त 1975 को। 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश में एक ऐसी घटना हुई कि उस समय के तत्कालीन जो वहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो थे, शेख मुजीबुर रहमान, उनके घर में घुस के आर्मी के ही एक कैप्टन आपका मंजूर हुदा और मेजर नूर ने घर में घुस के उनके पूरे परिवार के ऊपर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान, उनके तीन बेटों की मौत हो गई। लेकिन इत्तेफाक था कि उस वक्त शेख हसीना और उनकी एक बहन वहां तो क्या, बांग्लादेश में ही मौजूद नहीं थी। अब इस हत्याकांड के बाद से वहां पे मिलिट्री शासन की घोषणा हो गई। सन 1980 में वहां के लोगों की आवाज उठी, लोगों ने डिमांड की कि यहाँ पे वापस शेख हसीना को आना चाहिए, और यहाँ की राजनीति में उनको भी दखल देना चाहिए, क्योंकि उनका ऐसा बैकग्राउंड था, फैमिली बैकग्राउंड था, उनके फादर। सन 1981 में शेख हसीना बांग्लादेश में वापस आती हैं, आवामी लीग का गठन करती हैं, और कई जगहों पे धरना प्रदर्शन, और वहां पे डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र लागू करने के लिए जो कोशिश हो सकती है वो करती हैं। धरना प्रदर्शन, मार्च, जिसकी वजह से उनको कई बार गिरफ्तार भी किया गया। इसमें उनको धीरे धीरे करके कामयाबी मिलती है, और इस मुद्दे पे जहां सिर्फ बांग्लादेश ही में नहीं, बाकी अन्य देशों ने भी इस चीज का सहयोग किया कि नहीं, वहां डेमोक्रेसी स्थापित होनी चाहिए, जरूरी है, बहुत जरूरी है। इस वजह से उनको हर जगह से सहयोग। उस वक्त बांग्लादेश में जो शासन कर रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल इशहाक, उनके ऊपर इतना ज्यादा दबाव पड़ा कि उनको मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा, और वहां पे बांग्लादेश में चुनावों की घोषणा करानी पड़ी। लेकिन यहाँ पे फिर से शेख हसीना के साथ में कह सकते हैं एक तरह की कॉमेडी हो गई, क्योंकि इसी तरह के आंदोलन लगातार एक और बांग्लादेश की जो नेता थी वो भी कर रही थी। उनकी पार्टी थी बांग्लादेशी डेमोक्रेटिक पार्टी, खालिदा जिया। वो आर्मी रूल होने के बाद जो डेमोक्रेसी, जो चुनाव लागू हुए, उसमें शेख हसीना की हार होती है और खालिदा जिया की जीत होती है, शासन चलता है। लेकिन जब अगला चुनाव होता है 1996 में, एक बार फिर से इसमें खालिदा जिया हार जाती है। लेकिन राजनीतिक उठापटक, उथल पुथल के बाद में शेख हसीना की सरकार नहीं रहती है। वापस दोबारा 1996 के बाद से खालिदा जिया एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन जाती है। लेकिन अब बारी आ जाती है सन 2009 की। सन 2009 में हुए चुनावों में शेख हसीना जीतती हैं, और तब से लेके अब तक लगातार प्रधानमंत्री के पद पे बनी हुई थी।
और ऐसा कहा जाता है कि जो बांग्लादेश में जितने भी उत्थान के कार्य हुए हैं उसमें सबसे बड़ा रोल वहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट करने का, वहाँ पे डेवलपमेंट लाने का बहुत ज्यादा क्रेडिट शेख हसीना को भी जाता है। ये हो गया दूसरा पार्ट जिसमें शेख हसीना के बारे में आपको बता दिया गया। अब आते हैं इस घटना पे जिसकी वजह से पूरा बांग्लादेश जल उठा। अब यहां से दो कड़ियां जुड़ने वाली हैं, बांग्लादेश की आजादी और वहां के सिस्टम और सिस्टम के खिलाफ गए लोग प्लस आपकी शेख हसीना। जब बांग्लादेश आजाद हुआ था तो उसके बाद में जिस दंश से हमारा पूरा देश जूझ रहा है वो बांग्लादेश में कुछ ज्यादा ही है। जी हाँ, आरक्षण की बात कर रहा हूं। जब बांग्लादेश आजाद हुआ, शेख हसीना के जो फादर हैं शेख मुजीबुर रहमान, उन्होंने आरक्षण कुछ इस तरह से दिया, 30% दे दिया जो मुक्ति वाहिनी के सक्रिय सदस्य लोग थे उनको, 10% महिलाओं को, और वहां पे भी पिछड़े तबका हो गया, SC ST हो गया, OBC कह सकते हैं, 10% उनको दे दिया गया। ये टोटल हो गया 50%, प्लस 5% वहां के जो बांग्लादेश के उस समय के जो मूल निवासी थे उनको 5% दे दिया गया, प्लस 1% स्पेशली एबल्ड, डिसेबल्ड, दिव्यांग, उन लोगों के लिए, टोटल हो गया 56%। अब इसकी शुरुआत यहीं से होती है। 55 साल हो चुके थे बांग्लादेश को बने हुए और इससे सबसे ज्यादा सफर कर रहे थे वहां के स्टूडेंट लोग। क्यों? उनका कहना यह था कि 100 सीटों में से 56 सीटें पहले से ही रिजर्व हैं, हमको 44% में जीना है, मरना है उसी में ही, क्योंकि 56% तो पहले से ही रिजर्व है। 44% में रेस्ट ऑफ बांग्लादेश। इसकी मांगे अक्सर उठती रही, 2014 में उठी, नहीं मानी गई, लोगों ने कोर्ट का रुख किया, कोर्ट ने कहा नहीं ठीक है, ये आरक्षण जो है ऐसे ही चलता रहेगा। फिर 2018 में हुआ, फिर वही हुआ। अब शुरुआत हो जाती है 5 जून 2024 की। यहां से ही बांग्लादेश के जलने का सिलसिला ठीक तरीके से शुरू हो जाता है। दरअसल होता क्या है कि इसी मसले को लेके जो एक विंग था वो सुप्रीम कोर्ट चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देता है कि ये आरक्षण हटना चाहिए, खत्म होना चाहिए। अब इससे सबसे ज्यादा फायदा तो वो लोग ले रहे थे जो रिजर्व कोटे में आते हैं, लेकिन जनरल लोग जो हैं उनको मुंह मांगी मुराद मिल गई। लेकिन यहां से शुरुआत हो जाती है। दबाव इतना पड़ा कि शेख हसीना को भी कहना पड़ा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इज्जत करते हैं, इस वजह से ये आरक्षण विड्रॉ करते हैं। जाहिर सी बात है, जिनको फायदा मिल रहा था उनको तकलीफ पहुंची। एक तबका फिर पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पुनः पलट दिया, कहा नहीं है, सरकार का फैसला गलत है, आरक्षण वैसे ही लागू होना चाहिए। कशमश ऐसी स्थिति, कशमकश की स्थिति, पशोपेश में अब ये वो चीज हो गई कि जिसमें कुछ नहीं किया जा सकता। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हटा दो, फिर वही जब हटा दिया तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है नहीं, लागू रहने दो। यहां से हिंसा ने उग्र रूप ले लिया। आपको बता दें कि अब आता है यहाँ पे रजाकार का ये आंदोलन जैसे जैसे शुरू हुआ। देखिए, स्टूडेंट विंग एक ऐसा है कि हर एक पार्टी का, जैसे अपने यहाँ पे कांग्रेस का अपना है, बीजेपी का ABVP, NSUI कांग्रेस का, ऐसे तमाम पार्टियों के इस तरह के स्टूडेंट यूनिट होते हैं। और जहाँ राजनीति होगी वहां तो हर एक तरीके से फायदा लेने का प्रयास किया जाता है, चाहे स्टूडेंट हो चाहे कोई भी। उसी तरह से वहां पे भी स्टूडेंट विंग्स हैं। एक हमारे भारत देश में भी है, बांग्लादेश में भी है, पाकिस्तान में भी है, जमाते इस्लामी, उनका भी एक स्टूडेंट यूनिट है। वो लोग भी इस आंदोलन में कूद पड़े। अब तक जो जून से शुरू हुई हिंसा है उसमें अब तक 300 से ज्यादा लोग तो मारे गए। अभी 19 पुलिस वालों की हत्या हुई, जाने कितने स्टूडेंट्स की मौत हुई।
अब यहाँ पे आते हैं कि ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी गलतियां हो गई जिसकी वजह से शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा। दरअसल जब आंदोलन चल रहा था, तो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि आरक्षण हटा दिया जाए, आरक्षण हटा दिया गया, सब शांत हो गया, सब शांत हो गया। लेकिन पुनः जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पुनः पलट दिया, तो शेख हसीना ने कहा कि अब हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसको कैसे मना कर दें। वहीं पे जो प्रदर्शनकारी थे उनको मंच पे जाके बोल दिया गया, उनके लिए एक शब्द का इस्तेमाल कर लिया गया कि ये वही लोग हैं जो रजाकार, गद्दार की श्रेणी में आने लगे। पहली गलती, उन प्रदर्शनकारियों को रजाकार कह दिया गया। स्टूडेंट इस पे और ज्यादा आग बबूला हो गया कि हम लोग स्टूडेंट लोग हैं, हम क्यों हमको रजाकार मतलब गद्दार कहा गया। दूसरा, जब शेख हसीना को मालूम चला कि उन्होंने जमाते इस्लामी को उठा के बैन कर दिया, इसने आग में घी का काम किया, वो और उग्र हो गए, उन्होंने और भड़काया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वकारुज्जमा, जो इस समय आर्मी चीफ हैं, उनको इन्होंने आर्मी चीफ बनाया था। लेकिन कल जब शेख हसीना के देश छोड़ के जाने की खबर बाहर आई, तो उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यही वकारुज्जमा ने बार बार एक चीज को कहा कि अब आपकी सारी मांगे हम पूरी करेंगे, हम। मतलब इससे साफ हो गया कि वहां पे अब आर्मी रूल लागू हो चुका है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि शेख हसीना अपना रेजिग्नेशन दे के देश छोड़ के जा चुकी हैं। अभी इसकी पुष्टि ना शेख हसीना की तरफ से हुई है, ना इसके कोई दस्तावेज सामने आए हैं। आगे क्या होगा वो तो खैर देखने वाली बात होगी। यहाँ से ऐसा जानकारी मिल रही है कि यहाँ से भारत से वो लंदन जाएंगी और लंदन से वो फिनलैंड चली जाएंगी, ये सूत्रों के अनुसार। लेकिन बांग्लादेश जलने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण रहा आरक्षण, जिसको 55 साल तक घसीटा गया, जिसमें सबसे ज्यादा अगर किसी ने सफर किया तो वो थे स्टूडेंट। जिसके बाद में जो हुआ वो आप सबके सामने है। इस घटना से जुड़ी हुई और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार, मैं शौर्य पंडित।